Welcome student, myself Dr. Savita Meena, Assistant Professor in Department of Chemistry at Swami Vivekanand Government College, खेतड़ी। और चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं एसिड एंड बेसिस, अम्ल तथा क्षारक, जिसमें हम 3 सिद्धांत पढ़ चुके हैं जिनके द्वारा बताया गया है कि एसिड हम किन मॉलिक्यूल्स को कह सकते हैं और बेस हम किन्हें कह सकते हैं। आज का जो सिद्धांत है वो है आरेनियस का सिद्धांत, आरेनियस कंसेप्ट या आरेनियस थ्योरी, जो कि वाटर आयन सिस्टम पर बेस्ड है। किस तरह से? 1884 में आरेनियस ने जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके गुणों का अध्ययन किया और उनकी व्याख्या करने के लिए उन्होंने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सिद्धांत का सुझाव दिया, विद्युत अपघटनी सिद्धांत के बारे में बताया, जिसे हम आरेनियस का विद्युत अपघटनी आयनन सिद्धांत कहते हैं। तो इसे विद्युत अपघटनी आयनन सिद्धांत कहते हैं, बट ये आरेनियस द्वारा दिया गया है, इसीलिए इसे आरेनियस कंसेप्ट भी कहा गया है। सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी विद्युत अपघटक को जल में घोला जाता है तो धनायनों व ऋणायनों में उनका डिसोसिएशन हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने कोई विद्युत अपघटक लिया Ba, जब उसका आयनाइजेशन होगा तो उसको हम B+ पॉजिटिव आयन और A- नेगेटिव आयन में डिवाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ये मानते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर वाटर में H+ आयन देता है तो वो एसिड होगा और हाइड्रोक्सिल आयन देता है तो वो बेस होगा, बट ये जो भी रिएक्शन है वो होनी चाहिए एक्वस सॉल्यूशन में। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एन एसिड इज एन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड which give H+ ion in aqueous solution and a base which give हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। सो इसका मतलब ये है कि अगर हम लेते हैं HCl और NaOH, ठीक है, तो यहाँ पर HCl को हम एसिड मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि वाटर में जब हमने अभिक्रिया करवाई तो HCl ने H+ आयन दिया, तो H+ आयन दे रहा है वाटर में, तो ये हो गया एसिड। NaOH अगर हम लेते हैं तो NaOH वाटर में हमें देगा हाइड्रोक्सिल आयन, तो इसकी वजह से ये हो गया बेस। अब क्या हुआ, हमने HCl और NaOH दोनों लिए, वाटर में लिए, एक एसिड है एक बेस है, ये कंफर्म हो गया है। तो वहाँ पर होगी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं इनके कॉम्बिनेशन से। क्यों? NaOH और HCl की अभिक्रिया होने पर जो कॉम्बिनेशन हमें मिलता है इन दोनों के H+ आयन और OH आयन, ये एक तरह से वाटर फॉर्मेशन हो जाती है। तो इसमें हमें NaCl एज ए सॉल्ट मिलेगा और वाटर एज ए हमें डिफरेंट मॉलिक्यूल मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं एसिड और बेस की जो आयनाइजेशन अभिक्रिया हैं वाटर में, न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया, उनको आरेनियस कंसेप्ट द्वारा इजीली समझाया जा सकता है। इनकी यूटिलिटी क्या है इस सिद्धांत की? तो यूटिलिटी में एक तो हम क्या करते हैं, जो हम न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया कर रहे हैं उनमें H+ आयन होता है, OH आयन सब बनते हैं, उनका जो कॉम्बिनेशन है उसको हम उसके आधार पे ये कहते हैं कि इस रिएक्शन में अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट मोलर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एक्सपेक्ट किया जाता है। तो वो हम इजीली समझा सकते हैं। इसी आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड लिया जाए और स्ट्रॉन्ग बेस लिया जाए तो उनका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट होता है, जो इस कंसेप्ट द्वारा बताया जा सकता है। सेकेंड यूटिलिटी क्या है कि जितनी भी कैटालिटिकल बिहेवियर शो करती हैं रिएक्शंस, वो उनका जो कैटालिटिकल बिहेवियर होता है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। जितने H+ आयन होंगे उतना ही उनका कैटालिटिकल बिहेवियर होगा। तो दिस कंसेप्ट हैज ऑफर्ड ए मीन ऑफ कोरिलेटिंग कैटालिटिकल बिहेवियर। तो
इसके आधार पर एक सिंपल बात तो ये है कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब अम्ल है क्योंकि जल में अगर डिसॉल्व करेंगे तो ये हमें H+ आयन देंगे। उसी तरह से क्षार वे पदार्थ हुए जो जल में विलय होने पर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इनका वाटर में जो पूर्ण डिसोसिएशन है वो हो जाता है और ये हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। इनमें भी क्या होता है, हमारे अम्ल और क्षार जो स्ट्रॉन्ग होंगे उनका पूर्ण डिसोसिएशन हो जाएगा, बट जो वीक है उनका पूर्ण डिसोसिएशन नहीं होता। इसी आधार पर हम उन्हें ये कह सकते हैं, कुछ अम्ल प्रबल होते हैं, कुछ दुर्बल होते हैं, कुछ क्षार प्रबल होंगे, कुछ दुर्बल होंगे। और अम्ल क्षार के मध्य जो अभिक्रिया है उसको हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो आर्यनीय सिद्धांत के आधार पर हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को बता सकते हैं और अभिक्रिया की जो मात्रा होती है वो H+ आयन और OH आयन द्वारा संयुक्त होकर जल अणु बनाने की एक अभिक्रिया है। परंतु किसी भी सिद्धांत के दोष होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो आर्यनीय सिद्धांत की लिमिटेशंस क्या है? तो फर्स्ट जो है, एक तो ये कि आर्यनीय सिद्धांत के अनुसार किसी भी पदार्थ का जलीय विलयन ही क्षारीय या अम्लीय हो सकता है। अन्य विलायकों के लिए ये गुण नहीं होते हैं। तो आर्यनीय सिद्धांत ने जो पूरा ध्यान हमारा खींचा है वो जलीय सॉल्यूशन के लिए, एक्वस सॉल्यूशन के लिए ही बताया गया है कि उसमें क्या एसिड है और क्या बेस है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे वाटर है, जैसे हाइड्रोक्सिल एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बेंजीन है, आदि विलायक अम्ल व क्षार की जो है उनका बिहेवियर अलग अलग सॉल्यूशन में और वाटर में डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होंगे। लिमिटेशन में जैसे फॉर एग्जांपल हमने भी बताया, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट HCl इज रिगार्डेड एज एन एसिड ओनली व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। HCl को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो एसिड है, नॉट इन सम अदर सॉल्वेंट सच एज बेंजीन और व्हेन इट एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म। तब हम नहीं बता पा रहे हैं कि वो एसिड है या बेस है। नेक्स्ट, इट कैन नॉट अकाउंट फॉर एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ द मटेरियल इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट। जैसे अभी बात की थी कि अदर सॉल्वेंट में नहीं बता पा रहे। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया अमोनियम नाइट्रेट इन लिक्विड अमोनिया। यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन क्या हुआ, लिक्विड अमोनिया। तो अमोनियम नाइट्रेट लिक्विड अमोनिया में एज एन एसिड वर्क करेगा, थ्रो इट डजंट गिव H+ आयन। वो H+ आयन नहीं दे रहा है, तब भी वो एज एन एसिड ही बिहेव कर रहा है। सिमिलरली ऑर्गेनिक मटेरियल और अमोनिया विच डजंट हैव हाइड्रोक्सिल आयन। ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत सारे हो सकते हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है। अमोनिया है जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है, अमोनिया इनऑर्गेनिक मटेरियल है। ये हाइड्रोक्सिल आयन नहीं दे रहे हैं, उसके बावजूद भी इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो बेसिक हैं। हम इनको बोलते हैं कि ये क्षारीय बिहेवियर दर्शाते हैं। तो ये कुछ कमियां हैं। उसके अलावा जैसे हमने एल्यूमिनियम क्लोराइड लिया, उसका एसिडिक बिहेवियर है, उसमें कोई हाइड्रोजन नहीं होता है। हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन विहीन सबसे छोटा धनायन है, जिस पर धनावेश घनत्व इतना अधिक होता है कि स्वतंत्र H+ आयन का अस्तित्व एक्चुअल में होगा ही नहीं। H+ आयन में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि यह H2O के ऋण आवेशित आयनों के साथ इजीली बंध बना लेता है। तो एक्चुअल में कहा जाए तो अम्ल से प्राप्त जो H आयन होते हैं वो जल में स्वतंत्र रह ही नहीं सकते, क्योंकि ये आयन वाटर के साथ संयुक्त होकर H3O+ आयन बनाएंगे। इस प्रकार से फिर हमने संशोधित भी किया कि आर्यनीय सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ है जो घुलकर जल में घुलकर हाइड्रोनियम आयन देते हैं, और जो क्षार हैं वो पदार्थ हैं जो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं।
तो कुछ अभिक्रियाओं में H प्लस आयन की जगह हम इनको H3O प्लस आयन से शो करते हैं। तो ये इसका कुछ लिमिटेशंस है। डिफरेंट लिमिटेशन इसके अलावा जो है कि इनका जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है वो बहुत ही लिमिटेड है और ये उन रिएक्शंस के लिए होता है जो कि एक्वस सॉल्यूशन में ही हो। ऑल्दो रिएक्शन इन्वॉल्विंग सॉल्ट फॉर्मेशन जो अकर इन मैनी अदर सॉल्वेंट एंड इवन इन द एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट। हमने क्या कहा था कि वाटर में अगर HCl और NaOH की रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। सॉल्ट अदर रिएक्शन में भी बन सकता है और विदाउट एक्वस सॉल्यूशन भी बन सकता है, विदाउट सॉल्वेंट भी बन सकता है, बट उन अभिक्रियाओं को ये जो आर्हेनियस थ्योरी है वो नहीं समझा पाती है। एक जो हमने बताया था अमोनियम क्लोराइड, इसके एसिडिक कैरेक्टर को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। ये कुछ इनमें कमियां हैं जो आर्हेनियस सिद्धांत द्वारा नहीं बताई गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे आज ब्रोंस्टन-लोरी सिद्धांत। ब्रोंस्टन-लोरी सिद्धांत को हम प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर सिस्टम भी कहते हैं। एक प्रोटॉन दे सकता है और एक प्रोटॉन ले सकता है। तो इसके आधार पर इसको हम फर्स्ट तो ये देखते हैं कि हमने ब्रोंस्टन-लोरी सिद्धांत क्यों बोला है। इसलिए बोला है क्योंकि ब्रोंस्टन और लोरी ने 1923 में इस सिद्धांत के बारे में बताया और उन्होंने इंडिपेंडेंटली 1923 में ये प्रपोज किया एसिड और बेस की डेफिनेशन। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था, एसिड वो है जो हाइड्रोजन कंटेनिंग मटेरियल है, ए मॉलिक्यूल और एक कैटायन और एन एनायन दैट कैन रिलीज ए प्रोटॉन, H प्लस आयन होगा, टू एनी अदर सब्सटेंस वेयर इज ए बेस इज ए सब्सटेंस। वो मॉलिक्यूल है जो कि कैटायन हो सकता है, एनायन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, बट वो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करे। इसका मतलब क्या हुआ, हमें सॉल्वेंट से कोई लेना देना नहीं है। हम जिस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं अगर वो हाइड्रोजन आयन देता है, अगर वो डोनर है तो हम उसको एज एन एसिड मानते हैं, और अगर वो प्रोटॉन लेता है, हाइड्रोजन आयन लेता है, तो उसको बेस मानते हैं। हम आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये नहीं कह रहे हैं कि H प्लस आयन जो देगा वो एसिड है और हाइड्रोक्सिल आयन देगा वो बेस है। हम ये कह रहे हैं H प्लस आयन देगा वो एसिड है, बट दूसरी जो स्पीसीज है, मॉलिक्यूल है, वो अगर H प्लस आयन लेती है तो वो क्षार है। तो इसीलिए इन शॉर्ट हम इसको बोलते हैं एसिड इज ए प्रोटॉन डोनर एंड बेस इज ए प्रोटॉन एक्सेप्टर। कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं यहाँ पर। इन एग्जाम्पल में हम बात कर रहे हैं ब्रोंस्टन एसिड और ब्रोंस्टन बेस। ये ब्रोंस्टन के अकॉर्डिंग है, इसलिए हमने इनको ब्रोंस्टन एसिड और ब्रोंस्टन बेस बोला। और हमने ये कहा कि एसिड और बेस में मॉलिक्यूल हो सकता है, कैटायन हो सकता है, एनायन हो सकता है। जो हाइड्रोजन आयन देंगे वो ब्रोंस्टन एसिड होंगे, जो हाइड्रोजन आयन लेंगे वो बेस होंगे। मॉलिक्यूल हमने लिया HCl, H प्लस आयन दे रहा है, इसका मतलब ये ब्रोंस्टन के अकॉर्डिंग एसिड है। कैटायन हमने लिया हेक्सा एक्वा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में लिक्विड वाटर है, तो वाटर होने की वजह से ये H प्लस आयन दे सकता है, तो इसने H प्लस आयन दिया, तो ये जो कैटायन है, धनायन है, वो भी एसिडिक है। एनायन की बात करें, हमने ये लिया कार्बोनियम आयन का रिनायन है, कार्बोनियम रिनायन है, ये भी क्या होगा, H प्लस आयन दे देता है और ये कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया। तो H प्लस आयन दिया तो ये एनायन होने के बावजूद भी ये एसिड ही है। ब्रोंस्टन की बात करें, ब्रोंस्टन बेसिस कौन कौन से हैं, मॉलिक्यूल जो H प्लस आयन ले सकता है, पिरिडीन, पिरिडीन का हमें पता है ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, यहाँ पे नाइट्रोजन है और 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये इजीली H आयन से बॉन्डिंग कर सकता है। इसीलिए क्या होगा कि जो हमारा पिरिडीन है वो बेस है, मॉलिक्यूल है बट हाइड्रोजन आयन ले सकता है, इसलिए बेस है। कैटायन, यही हमने जो ऊपर कैटायन बताया था ब्रोंस्टन के अकॉर्डिंग, जो हमारा कैटायन जो एसिडिक था वो वापस से H प्लस आयन ले सकता है। यहाँ पर H प्लस आयन दिया था इस धनायन ने, इसलिए ये
एसिड था, बट अभी भी ये कैटायन ही है, ये वापस से हाइड्रोजन आयन ले सकता है, तो ये एज ए एनायन मतलब कैटायन बिहेव कर रहा है बट बेस है। वही कार्बोनिक एसिड का एनायन जो कि H+ आयन लेके कार्बोनेट में कन्वर्ट हो रहा था, उसको हम बोल रहे थे एनायन है बट एसिड है। वही जो आयन है कार्बोनिक एसिड का, वो एनायनिक फॉर्म में है और इसको हम बेस कह रहे हैं क्योंकि जैसे ये हाइड्रोजन लेगा ये कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम सेम मॉलिक्यूल्स के लिए एसिड और बेस इस आधार पे बता सकते हैं कि वो हाइड्रोजन आयन ले रहे हैं या फिर दे रहे हैं। तो एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयन ले भी सकता है, हाइड्रोजन आयन दे भी सकता है। इसी आधार पर ब्रोंस्टेड और लोरी ने कंसेप्ट दिया जिसे हम कहते हैं एसिड बेस कंसेप्ट। तो ये एसिड बेस कंसेप्ट क्या है? पीवाई हमने बताया था, ये pyridine मॉलिक्यूल के लिए है। तो एसिड बेस कंसेप्ट में हम कुछ अभिक्रिया के द्वारा बताएंगे कि मॉलिक्यूल वो सेम टाइम पे एसिड और बेस दोनों की जैसे बिहेव करता है। तो कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर, इसको डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एसिड बेस पेयर को, जिसमें कि हम ये बताएंगे कि HCl एग्जाम्पल लिया जैसे हमने कि वो हाइड्रोजन आयन देकर जो एसिड है वो बेस में कन्वर्ट हो जाता है और जो बेस है वो हाइड्रोजन आयन लेकर एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और उनका जो कॉम्बिनेशन है उसको हम एसिड बेस पेयर कहते हैं। तो आज का हम टॉपिक ब्रोंस्टेड लोरी सिद्धांत की हमने डेफिनेशन पढ़ी है। कॉन्जुगेटेड एसिड बेस हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।